Welcome students. We have been talking about marketing analytics in these sessions. We have talked about how to determine the optimal bundle pricing, and now what we would be talking about would be the profit maximizing strategies using non-linear pricing strategies. We've already discussed in our previous sessions about what exactly non-linear pricing is. अगर हम बहुत इसको लेमन लैंग्वेज में समझें, नॉन लीनियर प्राइसिंग इज नथिंग चार्जिंग डिफरेंट सेट ऑफ प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट सेट ऑफ कस्टमर्स. अगर आप थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में रिकॉल करिए, इट वाज द सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वेर इन वी वर चार्जिंग different level of prices from different customers, and it can be even at the time of bulk purchases. Now let's have what exactly non-linear pricing is. Schedule refers to any pricing structure where the total charges payable by customers are not proportional to the quantity of their consumed services. I'll make it more clear. Schedule यानी कि एक proper tabular presentation होता है जिसमें कि अगर for instance हम XYZ डिफरेंट प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं, जो हमें एक्चुअल में जितनी क्वांटिटी में हम परचेज कर रहे हैं उतना हम प्राइस उस हिसाब से पे नहीं कर रहे हैं. वेदर चार्जेस पेबल बाय कस्टमर्स आर नॉट प्रोपोर्शनल. यू हैव टू कंसिडर वन पॉइंट. जब हम नॉन लीनियर प्राइसिंग की बात करते हैं तो नॉन लीनियर प्राइसिंग में दे आर नॉट प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ द कंज्यूम्ड सर्विसेज. सो सच हेट्रोजेनिटी, यहाँ पे हेट्रोजेनिटी की बात है क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे जो प्रोपोर्शन है, जिस प्रोपोर्शन में वो जिस प्रोपोर्शन में वो चार्ज किए जाने चाहिए वो इक्वल नहीं है. व्हेन दे आर नॉट इक्वल, व्हेन दे आर नॉट सेम, दैट मीन्स देयर इज लॉट ऑफ हेट्रोजेनिटी ऑफ द प्रेफरेंसेस दैट लीड्स टू different pricing charge based on the expected demand. Please note this, that what happens, different pricing plans based are charged from the different expected demands. What happens in non-linear pricing is used in a situation, हम ये यूज़ कब करते हैं कि ये भी एक कॉन्सेप्ट है, सिचुएशन इन विच द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग क्यू यूनिट्स इज़ नॉट इक्वल टू द यूनिट कॉस्ट पर यूनिट टाइम्स. यानी कि जो क्यू यूनिट है इज़ नॉट इक्वल टू, यहाँ पे इज़ नॉट इक्वल टू द यूनिट कॉस्ट सी क्या है, कॉस्ट पर यूनिट टाइम्स क्यू. इट इज़ नॉट इक्वल टू द यूनिट कॉस्ट पर यूनिट टाइम क्यू. दो कंडीशंस होती हैं बेसिकली जब हम ये नॉन लीनियर प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं. एक होती है क्वांटिटी डिस्काउंट्स के टाइम पे, दूसरी होती है टू पार्ट टैरिफ में, जो कि हम पिछली भी सेशंस में अपने पढ़ चुके हैं. तो क्वांटिटी डिस्काउंट्स फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ, जब हमने क्वांटिटी परचेज करी उस वक्त हमें कितना प्राइस चार्ज किया गया. इफ़ फॉर इंस्टेंस कस्टमर्स बाइज मोर देन लेस देन इक्वल टू C2 यूनिट्स, दे पे हायर प्राइसेस. अगर हमने कुछ पहली बात तो ये देख लें कि CUT क्या है. CUT इज़ कॉस्ट पर यूनिट टाइम्स ऑफ क्यू. यहाँ पे हमने क्या किया, ये जब हमने कम यूनिट्स परचेज किए वी टेंड टू पे हाई प्राइस पर यूनिट. यहाँ पे हमने क्या पे किया, हाई प्राइस पर यूनिट पे किया. बट इफ दे बाय लेस देन then they pay usually low price per unit. तो यहाँ पे ये कंडीशंस हमें ध्यान रखनी है कि कितनी क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे हैं, उसी के हिसाब से either we are charged high price or we are charged low price. Cut is simply nothing but the cut off point at which the price charged changes. एक cut off point जहाँ पे we would be basically charged different prices. For example, if customers buy less than 1000 units, they are being charged $10 a unit. Agar if they are purchasing less than 1000 units, then they are charged rupees basically $10 a unit. But if they buy more than 1000 units, agar wo more than 1000 units buy kar rahe hain, they tend to pay rupees 8 per unit for all the units that they have bought. So if we calculate it, there is again a huge difference in the prices that are being charged from the customers. This form of non-linear pricing is called non-standard quantity discount. What is it called? This concept is called as non-standard quantity discount. Non-linear pricing में जब हम quantity discount aspect की बात कर रहे हैं कि different variations में जो prices आ रहे हैं, प्राइस चार्ज किए जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज दैट इज बीइंग डिमांडेड, देन दैट इज नोन एज नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिस्काउंट. इट इज हाउ दिस स्ट्रैटेजी इज फॉलोज. चार्ज हाई प्राइस फॉर द फर्स्ट कट यूनिट्स बॉट, then charge low price for the remaining unit bought.
what happens? For example, if you charge rupees 10 and 8 remaining units form, this is known as standard quantity discount. In both the examples, value of cut is equal to 1000 basically. Now what is two part tariff? Two part tariff में one important concept that was included was a fixed and variable concept. The cost of buying Q unit is a fixed charge K plus $C per unit purchased. अगर हम इसको देखें, fixed charge K plus C per unit purchased. For example, it may cost 5,000 to join a golf club and $30 per round of golf club. यानी कि fixed में they are being charged $500, but when it comes to variable, जितनी भी हम different golf club में services लेते जाएंगे उतने rounds में, या हमें golf ही खेलना है golf club में basically जा कर के, तो जितने rounds हम खेलेंगे उसको हम multiply कर देंगे $30 per round से. Now what we have to do is basically we have to determine demand curve and willingness to pay by consumers. What happens? Demand curve tells you each possible price, how many units a customer is willing to pay. What happens? Demand curve क्या होता है? अगर हम demand curve को देखें, demand curve हमारा usual ऐसे जाता है on the basis of price and quantity demanded. तो यहाँ पे क्या है? Tells each possible unit a customer is willing to pay for a certain price. This is what exactly is demand curve. Consumers willingness to pay curve is defined as the maximum amount customer is willing to pay for each unit of the product. Basically हमें क्या करना है यहाँ पे, consumer कितना willing है pay करने के लिए, maximum amount for each unit of basically the product. For instance, you want to sell a software to a Fortune 500 company. Let Q be the number of times, number of copies the program the company demands. यहाँ पे क्या है? Q is the quantity demanded, P is the price that is charged for the software. Now estimated demand curve would be Q equals to 400 minus P. अभी हमें पता है कि क्या है, यहाँ पे quantity demanded equals to 400 minus P. Your customer is willing to pay less for each addition unit of your software program. Now locked inside this demand curve is the information that about how much the company is willing to pay for each of this basically software program. This information is very crucial to maximize the profitability of sales. Reason being, if we are not aware and we do not know how much exactly the customer, or here in this case the company, is willing to pay for each unit of the product that is sold, we will not be able to determine the sale of the product. Demand curve, as already told you, जब हम निकालते हैं तो इट वॉज लाइक कि 400, फिर Q इक्वल्स टू 1, प्राइस इज 399 एंड सो ऑन. We'll figure out how, what exactly the value your customer attaches to first of the two units of the program. First and दो units लेते हैं तो वो क्या value attach कर रहे हैं. Assuming that the customer is rational and will buy unit if and only value exceeds the price. अब यहाँ पे you have to understand what exactly your value is. Value is the benefits that they would be getting. अगर उनके उतने बेनिफिट्स नहीं मिल रहे होंगे जितने वो चाहते हैं, तो why would they be willing to pay even a single penny? So one needs to be very much aware when they are selling any product. So they need to understand what value as a company you are offering to your customers so that they are ready to pay. At a price of $400, demand equals to 0, so that the first unit cannot be worth than $400, and at a price of 300, however, demand equals 1 unit. This is what exactly you have to find out. Therefore, the first unit that would be sold must be worth somewhere between $399 and $400.
तो यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं, जो फर्स्ट यूनिट है वो समवेयर $399 में, सेकंड यूनिट हमारा $400 में है. सिमिलरली एट अ प्राइस ऑफ $399 द कस्टमर डज नॉट परचेज द सेकंड यूनिट. अब अगेन यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट है. अगर इफ अ कस्टमर इज विलिंग टू परचेज वन यूनिट एट $399 बट डज नॉट परचेज द सेकंड यूनिट एट $399, at $398, however, the customer is purchasing 2 units. The customer does not purchase the second unit. So there is a variation. So customer actually values or calculates the value, the second unit, or calculates the value of the product equivalent to its price, and here it is somewhere in between $399 to $398. The customer's willingness to pay for a unit of product is often referred to as units reservation price. What is it known as? It is known as units reservation price. Please note here the concept of value is very important. Value is functions upon cost, what benefits it is offering in terms of the cost that is being charged from them. A good approximation value is the ith unit purchased. Ith unit purchased by the customer is the demand purchased by the customer is the price that makes demand equals to I minus 0.5. What here it is, ith unit purchase करना है, quantity यहाँ पे कितना है, ith unit है by the customer, and the demand it is going to be Q minus 0.5. For example, by setting 0.5, the value of the first unit is 400.5 minus 0.5, which is equals to $399.50. Similarly, by setting Q equals to, अगर हम Q को 1.5 assume कर लेते हैं, the value of the second unit that is going to come out equals to 400 minus 1.5, which is again $398.50. This is how basically we try to calculate the value. Now comes the another concept. Once we have understood what exactly would be the demand, how much the customer is willing to pay, we have even considered and understood the value that is being offered, and how at each unit or how at each changes in price the customer's demand is fluctuating. We have to understand profit maximizing with non-linear pricing strategies. In this basically example, what we would be considering is the Atlantis Power and Light, that is APL for short, want to determine how to maximize the profit earned by customers whose demand is kilowatt hours for the given quantity is basically 20 minus 2p. And we have to consider one thing, that is the cost to produce a unit of power or electricity is $2. Analysis is going to begin by understanding that there would be a linear pricing that is going to be charged, that is the same price for each unit sold. यहाँ पे हम एक assumption लेकर चल रहे हैं, that is linear pricing that is being charged for each of the unit that is being sold. Unlike what we have understood in the bundle pricing, wherein we considered that we were not charging different same prices from different customers, or even in the different previous session wherein different prices being charged from different set of customers. Linear pricing is the maximum profit that can be obtained is $32. Once we try to find out, what we see is we try to get the value of basically हमने जो प्राइस अज्यूम किया है यहाँ पे 6 लिया था, डिमांड वॉज 8, जो यूनिट कॉस्ट थी वो हमारी 2 थी. जब हमने इसका प्रॉफिट कैलकुलेट किया, दैट इज़ अगर हम प्रॉफिट का फॉर्मूला देखें तो 20 माइनस जो कि हमारी एक्चुअल डिमांड थी, अगर हम अपना प्रीवियस उसमें देखते हैं यहाँ पे par quantity equals to 20 minus 2p, that is the price. डिमांड हमारी 8 है, D8 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इंटू D8 माइनस 2,
D8 में क्या वैल्यू है, D8 में हमारी जो वैल्यू है दैट इज़ ऑफ द प्राइस दैट वी आर चार्जिंग। तो बेसिकली जब हमको ये निकलता है जो प्रॉफिट इज़ 32 बेसिकली हमारा डॉलर्स निकल के आता है एंड अ प्राइस यील्ड्स अ मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ 32। यहाँ पे अगर हम सॉल्वर मॉडल यूज़ करते हैं, ठीक है, चेंजिंग द सेल दैट मैक्सिमाइजेज द प्रॉफिट D12 चार्ज what we would be charging is $6 per kilowatt and that would yield a maximum profit of $32. Now what we would be doing here is once we have this was how we did it and we I even showed you in the Excel. Now optimizing the standard quantity discount. Now what we have to find out is we have to optimize the standard quantity discount. To determine a profit maximizing strategy that uses standard quantity discount, what there are certain things that we would be assuming here is that all units up to a value of cut are sold at higher price. यानी cut is a पॉइंट जहाँ जिसके ऊपर अगर सेल किया जाता है तो वो हायर प्राइस पे जाएगा, जैसा कि हम बोल चुके कट ऑफ पॉइंट बाय विच ऑल यूनिट्स आर लोअर्ड। एक पॉइंट है फॉर इंस्टेंस, इधर जाएंगे तो हम हायर प्राइस पे होगा, इधर जाएंगे तो हम लोअर प्राइस पे होगा। ऑल यूनिट्स अदर यूनिट्स आर बीइंग सोल्ड एट लोअर प्राइस। Assuming that the customer chooses the number of kVH, that is the kilowatt hour, with the highest non-negative surplus, we would use the evolutionary solver to determine the values of cut, higher price and the lower price. हम यहाँ पे क्या करेंगे, evolutionary solver को use करके, जैसे कि हमने पिछले वाले में भी use किया था evolutionary solver, here again what we would be doing is we'll be seeing the value of the cut, the HP and the low LP. The demand curve may be written as price equals to 10 minus Q by 2. So the first value unit is valued at 10 minus 0.5 by 2, which is equal to 9.75. The second unit, फर्स्ट यूनिट की वैल्यू हमारी जो है वो है आपकी $9.75 और जो सेकेंड यूनिट की वैल्यू है विच इज़ अगेन अगर हम देखते हैं माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई 2 वी गेट द वैल्यू ऑफ 9.25 सेंट्स, $9.25। तो व्हाट वी वुड बी डूइंग इज अगेन यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हमने अपनी एक्सेल शीट में फॉर्मूला लगा रखा है एंड आई विल बी इवन टेलिंग यू ओवर हेयर ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि कैसे कैसे सिंगल कौन कौन से फॉर्मूले हमने किस हिसाब से यूज़ किए हैं अपनी एक्सेल शीट में एंड टू मेक यू बेटर अंडरस्टैंड। To complete the determination of the profit maximizing standard quantity, what we have done is we have taken the complete steps, we have copied the formula यहाँ से in F we cumulative value is taken in F6 formula of is again equals to करके लिख देंगे and then we'll be dragging it down. I'll show you even side by side कि how we have taken out. हमने कुछ मिड पॉइंट्स लिए, ठीक, फिर हमने वैल्यूज़ ली 1 से लेकर पूरा 20। जो वैल्यू हमने निकाली है वो हमने निकाली है फॉर्मूला जो इंसर्ट किया था यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 माइनस 0.5 इंटू C6 मिड पॉइंट से जब हम मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालते हैं तो ऑटोमेटिकली जब हम उसको ड्रैग करते चले जाएंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो आ जाएगी। फिर हम क्यूमुलेटिव वैल्यू निकालेंगे। क्यूमुलेटिव वैल्यू में पहले वाले में तो हम एज इट इज़ इसको कॉपी कर देंगे, दूसरे वाले सेल में हम क्या करेंगे जो कि हमारा F7 का सेल होगा उसमें हम लिखेंगे F6 प्लस E7। प्लीज़ नोट F6 वाला प्लस E7, दिस इज़ हाउ जब हम जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं वो करेंगे। फिर अगेन इसको भी हम ड्रैग करके ले आएंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो निकल के चली आएगी। अब नाउ कमिंग द प्राइस दैट वी वुड बी पेइंग इट,
ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्राइस जो पे करना है हम वो भी पता लगाते हैं। जब हमने ये कर लिया, नाउ व्हाट वील बी पुटिंग इज वील बी इंसर्टिंग द फॉर्मूला। इफ का फॉर्मूला लगेगा एंड प्लीज नोट D6 is less than equals to cutoff, comma HP that is high price into D6, comma HP into cutoff plus LP that is the low price into D6 minus cutoff। from कहाँ से कहाँ तक के हम इसको कंप्यूट करेंगे ये भी आई शो यू। G7 से G25 तक के हम इसको कंप्यूट करेंगे, so that the total cost consumer pays for the purchasing each number of units. What here we would be doing is, if you want to analyze non-linear pricing strategies, this column formula computes the price that is charged from each number of units that is being purchased. Again next वाले में हम क्या करेंगे, जब surplus वाला आएगा F6 equals से G6 के बीच में हम surplus में associated में यह formula लगाएंगे। इफ मैक्स इक्वल्स टू, मैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे H6 से लेकर H25 के बीच में इज लेस देन इक्वल्स टू 0, मैक्स अगेन 0। इफ इट इज नेगेटिव नो यूनिट्स इट विल बी बॉट, एंड इन केस यू एंटर अ सरप्लस ऑफ 0। देखिए आई विल बी शोइंग यू, इसमें भी हमने क्या किया है, सरप्लस वाले में हमने ये फॉर्मूला लगाया है, सरप्लस का पता लगा लिया। जब हम सरप्लस का पता लगा लेते हैं उसके बाद मैच वाले में जिसमें यूनिट्स बॉट जो कि हमें पता लगाना है, यूनिट्स बॉट वाले में हमने जो हमारा एक्सेल फंक्शन आप देख लीजिए, H4 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, मैच H25 0, पूरा हम जब लगाते हैं तो जो यूनिट्स बॉट हमारा निकल के आएगा दैट इज गोइंग टू बी 0। फिर हम क्या करेंगे, हम वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे टू फाइंड आउट दी कॉस्ट। यहाँ पे जो वी लुकअप का फॉर्मूला है वो हम जो रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं उसमें लगाएंगे। आई टेल यू व्हाट ऑल हैव बीन कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग दी वी लुकअप, दैट इज़ द वर्टिकल लुकअप। पिछले वाले सेशन में हमने हॉरिजॉन्टल लुकअप लिया था जिसमें हमने आपको बताया था कि हमने कैसे हॉरिजॉन्टल लुकअप में अपने सेल्स सेलेक्ट करे थे। इस वाले में अगर आप देखिए, आई हैव हाईलाइटेड I1 दैट इज़ यूनिट बॉट इक्वल्स टू 0, कॉमा 0 वी लुकअप में हम ये चारों अपने जो है सेल्स सेलेक्ट करेंगे। इफ़ वैल्यू इज़ ट्रू तो उसमें हम इक्वल आएगा, नहीं होती है तो फॉल्स इक्वल, कॉमा 4। ये चार हमने टेबल यूज़ करी हैं। दिस इज़ हाउ बेसिकली वी गेट द फॉर्मूला ऑफ वी गेट द वैल्यू ऑफ वी लुकअप। एंड देन इन I3 वी बेसिकली कंप्यूट द कॉस्ट, द प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर हम प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट इज नथिंग बट द रेवेन्यू दैट इज बॉट इनटू द कॉस्ट दैट वी हैव पेड फ्रॉम इन द बेसिक पेड फॉर द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। नाउ अगर हम उसको, अब यहाँ पे भी हमें एक्सेल सॉल्वर का फंक्शन यूज़ करना है। एक्सेल सॉल्वर में हम जब यूज़ करेंगे बेसिकली, आई टेल यू हाउ इट हैज़ बीन यूज्ड। हम सॉल्वर में जाते हैं, हमें अपने प्रॉफिट को पता लगाना है। प्रॉफिट के लिए वैल्यू वही चेंज होने वाली है, ठीक है। इसमें जो हमने F1 से F3 के बीच में, ठीक है, दैट इज़ जो हमारी कंस्ट्रेंट्स हैं वो F1 से F3 के बीच में चूज़ किए गए हैं। एंड वी हैव सीन, हमने 4 कंडीशंस यूज़ करी हैं, 5 कंडीशंस, जहाँ पे ग्रेटर दैन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 1 सारी कंडीशंस चूज़ करी हैं ताकि हम आपको बता पाएँ। कंस्ट्रेंट्स बेसिकली व्हाट वी गेट इज़, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, आप कंस्ट्रेंट्स देख लीजिए हमने क्या क्या यूज़ करे हैं। हम ऐड में जाके कंस्ट्रेंट चूज़ करते हैं कि जहाँ पे ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड 20 है, 1 है एंड 0 है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो हमारी वैल्यू आती है वो चेंज होकर के हमारा प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। एंड इवन जो हमारे रिजल्ट्स निकलते हैं वो अगेन चेंज हो जाते हैं। तो कंस्ट्रेंट्स टू डू सो व्हाट वी डू इज़ we try to find out the first unit and the remaining units. A total profit of $64 is earned. Then this is how basically we try to find out the quantity discounting structure here is to purchase 16 units where the linear pricing results in purchasing only 6 units. This was basically
all about what we were discussing in optimizing. Now we would be talking about optimizing two part tariff. इसमें कुछ नहीं चेंज किया है हमने, सिर्फ जो चेंज किया है वो आई क्विकली शो यू इज़ पूरी की पूरी टेबल हमारी वैसे ही है, बस यहाँ पे हमने जो फिक्स्ड और वेरिएबल्स हैं उसको चेंज कर दिया है जब हम अपनी वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि जब हम अपना वी लुकअप का फंक्शन लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो जिस तरीके से भी हम प्रोडक्शन कॉस्ट अपनी यूनिट्स बॉट सब निकालते हैं वो चेंज होके आ जाता है. व्हाट हैपन्स हेयर इज़ कि, और जैसे कि हमने अपने एग्जाम्पल में भी बताया था, टू पार्ट टैरिफ में फिक्स्ड और वेरिएबल एस्पेक्ट होता है. हमने फिक्स्ड मेंबरशिप ली गोल्फ क्लब की तो वी पेड सर्टेन अमाउंट, बट अगेन अगर हम उसमें कुछ और वेरिएबल एस्पेक्ट आता है तो जितने राउंड्स हम गोल्फ प्ले करने जाते हैं एंड वी ट्राई टू कंटिन्यूसली पे एंड अप पेइंग that amount. Of course, what is going to happen is the customer will not buy any units whose unit exceeds the reservation price. So organization has to be very careful while charging the unit price that is too high. This is how I have even told you in the Excel function में basically जब हम value लगाते हैं fixed equals to d6 into variable, जो values हमने put in करी हैं उसको सिर्फ वहाँ पे एक value change करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारी पूरी वैल्यू चेंज हो चली जाएगी जो कि हमने G6 में यूज़ करी है. ये हमारा जब हम प्राइस पेड निकालते हैं इसमें हमने ये जो फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट को चूज़ किया है, प्लस इफ़ यू कैन सी आई हैव यूज द डॉलर साइन इज़ जस्ट टू फ्रीज सो दैट इट डज़ नॉट कम्स डाउन एंड इट रिमेन्स फिक्स्ड. जब हम इसमें इसको वैल्यू चेंज करते हैं तो जो हमारा प्राइस आएगा, प्राइस पेड, दैट वुड बी basically what we are expecting. And non-linear pricing strategies basically does not involve charging the same price for the unit sold, and if we assume that the customer basically purchased the available option, the Excel evolutionary solver helps us in finding out exactly the best price so that we are able to maximize our discount. And for a linear demand curve, non-linear pricing earns twice as much as profit in the linear pricing. This was basically all about the non-linear pricing strategies and the use of Excel solver, how we have used the VLOOKUP, how we have used the HLOOKUP function, and which has enabled us in determining the price and the optimal price using the evolutionary solver. Thank you.